नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नेपाल दर्द से चिल्ला रहा है और मलबा बता रहा है कि शहर मौन हो चुका। इमारतें, सड़कें, पुल, मकान जो भी तबाही की राह में आया मलबे में मिल गया। महादेव के निवास कैलाश पहुंचने से पहले ही काल से सामना हुआ और ना जाने कितने काल में समा गए। कल तक जो इलाका खूबसूरती पर इतरा रहा था, आज वो मातमी हो चुका है। नेपाल से जितने भी वीडियो तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रकृति के प्रकोप के सामने कोई वजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यह हुआ क्यों? इंसानी गलती से या फिर प्रकृति को ना समझ पाने की वजह से? क्या ग्लेशियर का टूटना इसका कारण बना, नदी का अवरुद्ध होना और फिर तेजी से बहना कारण बना, या फिर भारी बारिश? जो भी है, क्या हम आज भी अपने आसपास की प्रकृति से अनजान? अब तो सवाल यह है कि क्या भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में भी नेपाल जैसा प्रकोप क्या नजर आ सकता है? तो चलिए आज आपको उस नेपाल से मिलवाते हैं जहां बाढ़ है, तबाही है, लाशें हैं और अनगिनत लोग लापता हैं। और जो पता है वो ये है कि ना जाने हकीकत और कितनी खौफनाक होगी। सोशल मीडिया पर आपने अनेकों तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये तिब्बत से लेकर नेपाल तक की जो तस्वीरें हैं, उन्होंने एहसास करा दिया कि हमारे बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत प्रकृति के सामने एक तिनके के बराबर है, जिसे पल भर में वो तबाह कर सकती है और सैकड़ों जिंदगियों को लील सकती है। प्रोग्राम की शुरुआत नेपाल की उन 6 तस्वीरों के साथ कर रहे हैं, जिन तस्वीरों के अंदर प्रकृति के साथ इंसानी दखल के बीच की वो कड़ियां जुड़ी हैं, जहां सिर्फ तबाही और सिर्फ तबाही। इन 6 तस्वीरों को जरा देखिए और महसूस कीजिए। चलाइए जरा। तिब्बत के रसुवा गड़ी बॉर्डर की तस्वीर है। पल भर के अंदर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्वाहा हो गया और सब कुछ मलबे के नीचे दबता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर जरा देखिए। तिब्बत चीन बॉर्डर पर ज्योरोंग पोर्ट की तस्वीर है, जहां भी सब कुछ पल भर में सुहाता नजर आया और सैकड़ों जिंदगियां यहां भी लापता हो चुकी हैं। तीसरी तस्वीर त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना का बांध है, वो टूट गया और तबाही लेकर आया। चौथी तस्वीर है लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, वहां भी सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई और उसके बाद की एक खामोशी जो डराने वाली थी। और त्रिशूली बाजार में जब पानी घुसा तो उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो रूह कपा देने वाली हैं, क्योंकि जो आपको ये रंगीन शहर नजर आ रहा है, ये मलबे के नीचे डूबा हुआ बदरंग हो चुका है। इसके अलावा नेपाल के रसुआ शहर में इमारतें बहती हुई नजर आई, गाड़ियां बहती हुई नजर आई, लोगों की सांसें थमती हुई नजर आई। और ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन्होंने एहसास करा दिया कि प्रकृति का प्रकोप कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल यह कि ऐसा हुआ क्यों? क्या वाकई में कहीं समझने में गलती हुई है? यह समझाएं उससे पहले जरा देखिए कि जो तबाही आ चुकी है उसके शुरुआती आंकड़े जो आए, वो आंकड़े कितने खौफ पैदा करने वाले हैं, कितने डराने वाले हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए जरा। 95 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 291 से ज्यादा विदेशी नागरिक लापता हैं, 105 से ज्यादा भारतीय नागरिक लापता हैं, 500 से ज्यादा नेपाली नागरिक लापता हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है वो 200 अरब नेपाली रुपए से ज्यादा का शुरुआती आकलन में हो चुका है। 13 हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। 430 मेगावाट की बिजली क्षमता नेपाल के अंदर प्रभावित हो चुकी है। 10 बैंक बर्बाद हो चुके हैं और 49 सड़कें और पुल जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और उनका अस्तित्व वर्तमान स्थिति में नेपाल के अंदर नहीं है। यहां जो 95 प्लस का आंकड़ा है जो इस दुनिया से जा चुके हैं, दुआ कीजिए कि आंकड़ा ना बढ़े, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें यह आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर नेपाल के अंदर बर्बाद हो गए हैं? 42 किलोमीटर सड़क पूरी तरह प्रभावित हो गई है। बेत्रावती से
रसुआगढ़ी चीन सीमा तक करीब 42 किलोमीटर सड़क कई जगह पर बह गई है, कई कंक्रीट पुल भी बह गए। वहीं चीन सीमा की सड़क कनेक्टिविटी नेपाल से टूट गई है। सियाब्रुबेसी से सीमा की तरफ जाने वाली करीब 16 किलोमीटर सड़क भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई पुल बह गए हैं। भोटे कोशी नदी के तेज बहाव में कई पुलों को भारी नुकसान हुआ है या वो पूरी तरह से बह गए हैं और इससे प्रभावित इलाकों का सड़क संपर्क टूट चुका है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो चुके हैं। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार हाइड्रो पावर परियोजनाओं को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 220 किलोवोल्ट सबस्टेशन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें त्रिशूली 3B हब का 220 केवी का सबस्टेशन है जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद तबाह हो चुका है। वहीं त्रिशूली और देवी घाट पावर प्लांट भी प्रभावित हुए हैं। इन बिजली परियोजनाओं के साथ साथ बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ है। गांव और बाजार की तो मानो इस प्रलय के सामने कोई हैसियत ही नहीं बची, वो बहते चले गए। तिमोरे और सियाब्रुबेसी इलाके में मकान हो, दुकान हो, वाहन हो, दूसरी संपत्ति हो, सब बाढ़ और मलबे के साथ बहती चली गई। यहां तक कि सीमा व्यापार का जो अहम मार्ग था रसुआगढ़ी बॉर्डर, वहां जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया। नेपाल चीन व्यापार और आवाजाही पर एक बड़ा असर इसकी वजह से पड़ा है। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी व्यापार नहीं है, फिलहाल प्रायोरिटी लोगों की जिंदगियों को बचाना है, क्योंकि मानसरोवर के लिए 390 तीर्थयात्री निकले थे। हम सिर्फ तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा दे रहे हैं, उसके अलावा हजारों की संख्या में लोग होंगे जो वहां रह रहे होंगे। उनमें से कितने मिल चुके हैं, कितने लापता हैं, कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसमें जिस रूट के साथ वो चल रहे थे वहां भारत सरकार व्यवस्था नहीं करती, वहां ट्रैवल एजेंसियां व्यवस्था करती। तो जरा एक आंकड़े पर गौर फरमाइए कि किस ट्रैवल टूर एजेंसी के साथ कितने यात्री वहां चल रहे थे, कितने उसमें से भारतीय हैं, कितने विदेशी हैं, कितने नेपाली और कितने ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी लग ही नहीं पा रही है। जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए। सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल से कुल 71 यात्री मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले थे, उनमें से 59 भारतीय हैं, 12 नेपाली हैं। काठमांडू हॉलीडेज से 17 यात्री निकले हैं, इनमें से भारतीय कोई नहीं है, 15 नेपाली हैं, 2 विदेशी हैं। इसके अलावा लीप हॉलीडेज से 55 कुल यात्री निकले हैं मानसरोवर की यात्रा पर, उनमें से 46 भारतीय हैं, 9 नेपाली हैं। कैलाश जर्नी से 31 कुल यात्री निकले हैं, 26 के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो किस देश से हैं, भारतीय भी नहीं है, लेकिन जो जानकारी सामने आई वो 5 नेपाली हैं जिनको कंफर्म किया गया है। इसके अलावा ट्रैकर सोसाइटी से 92 कुल यात्री, इस तीर्थयात्री जो 92 तीर्थयात्री वो इस यात्रा पर निकले थे। 77 ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, 15 ऐसे हैं जो नेपाली हैं। अब इनमें से 26 और 77 में से कितने भारतीय हैं यह बता पाना मुश्किल, क्योंकि 105 के आसपास ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं और वो सब ट्रैवल एजेंसी के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। यात्रा पर निकले जरूर हैं महाकाल से मिलने, लेकिन अफसोस उससे पहले वो प्रकृति के काल की जद में आ गए। दुआ बस ये कीजिए कि जिनके बारे में अभी तक अनहोनी की खबर नहीं मिली, उनके बारे में खबर ना ही मिले अनहोनी की, और वो सकुशल हो, चाहे किसी भी चमत्कार के जरिए वो होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि ये हुआ क्यों? क्या मौसम विभाग वहां सही जानकारी नहीं दे पाया? क्या वहां पहाड़ों को समझने वाले पहाड़ों को समझ नहीं पाए? क्या वहां वोटर का विश्लेषण करने वाले वहां की स्थिति को भांप नहीं पाए? इसको लेकर ना जाने कितनी थ्योरी है। एक एक करके आपको हर उस थ्योरी से रूबरू कराते हैं जो सवाल खड़ा करिए कि इतनी बड़ी प्रलय से पहले इंसान और विज्ञान इसको पहचान क्यों नहीं पाया। अब जो थ्योरी है वो कह रही है कि झीलों में पानी भरा और अचानक से पानी निकला और उसने तबाही ला दी। नेपाल में बाढ़ का पानी तिब्बत के ऊंचे इलाकों से आया और यह पानी तेजी से भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में आकर मिला। इसने सैलाब का रूप ले लिया और तिब्बत में भारी बर्फबारी और भूकंप के कारण झीलों का निर्माण हुआ। इसमें भारी मात्रा में पानी जमा था जो किसी कारण से टूट गया और पूरा पानी नीचे की तरफ तेजी से बहने लगा।
अब शुरू करते हैं कि किस तरीके से नेपाल के अंदर तबाही आई और उसको लेकर कई थ्योरी हैं जो वैज्ञानिक दे रहे हैं। उनमें से जो पहली थ्योरी जिसका जिक्र हम करें वह झीलों में पानी भरा और तेजी से बहने की वजह से ये सब हुआ है। दरअसल नेपाल में बाढ़ का पानी तिब्बत के ऊंचे इलाकों से आया और यह पानी तेजी से भोटे, कोशी और त्रिशूल नदियों में आकर मिला। इसने सैलाब का रूप ले लिया और माना जा रहा है कि तिब्बत में भारी बर्फबारी और भूकंप के कारण झीलों का निर्माण हुआ। इनमें भारी मात्रा में पानी जमा था जो किसी कारण से टूट गया। पूरा पानी नीचे की तरफ तेजी से बहने लगा और इस बीच अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि गोसाईकुंडा से लगभग 47 किलोमीटर उत्तर में सुबह 8:37 पर तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। माना जा रहा है कि इस भूकंप के कारण नदी में बनी झील का बांध टूट गया और पूरा पानी अचानक से नीचे आ गया। लेकिन ये इकलौती थ्योरी नहीं है जो इस तबाही के साथ जुड़ रही है। नेपाल में बाढ़ के इसके अलावा 5 कारण और बताए जा रहे हैं। वो 5 कारण कौन कौन से हैं जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं और देखिए जरा। उसमें जो पहला कारण है वो है परमाफ्रॉस्ट का कमजोर होना और मलबे का बहाव, जबकि दूसरा क्या है ग्लेशियर का फटना और ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ का आना। तीसरा है बर्फ का अचानक पिघलना और बर्फ का हिमस्खलन। चौथा है नदियों के रास्ते में भूस्खलन से रुकावट और पांचवा है तिब्बत के पठार पर भारी बारिश। अब सवाल यह है कि क्या ये पांचों के पांचों कारण इस तबाही की वजह बने या इनमें से कोई एक, इस पर अभी गहन मंथन होना है। लेकिन ये पांचों कारण किस तरीके से तबाही का कारण बन सकते हैं एक एक करके जरा इसको समझाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि तिब्बत में लेंडे नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट के बड़े पैमाने पर ढहने से बाढ़ के हालात बने। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वो भूमि, मिट्टी, चट्टान या तलछट है जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर जमी रहती है। यह मुख्य रूप से ऊंचे पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है और इसे ऊंचाई से पानी के साथ मलबा भी तेजी से नदी में आकर मिल गया, जिससे फ्लैश फ्लड जैसी बाढ़ की स्थिति बन गई। मलबे में पानी के बहाव को फैला दिया और इससे भारी तबाही मची। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है ग्लेशियर का फटना और ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ का आना। भूवैज्ञानिकों का आकलन है कि नेपाल में बाढ़ का प्रमुख कारण ग्लेशियर या ग्लेशियर झील का फटना भी हो सकता है। अधिक ऊंचाई वाले तिब्बत में अस्थिर प्राकृतिक रूप से बनी ग्लेशियर झीलें अक्सर फट जाती हैं, जिससे तुरंत लाखों गैलन पानी ऊपर की तरफ बहने लगता है। ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादा ऊंचाई होने के कारण ऊपर ग्लेशियर झील का निर्माण हुआ होगा जो भूकंप या किसी दूसरे कारण से अचानक टूट गया होगा। तीसरा कारण है बर्फ का अचानक पिघलना और बर्फ का हिमस्खलन होना। एक आकलन यह भी है कि बर्फ के पिघलने से या फिर एवलांच से नदियों में जलस्तर अचानक बढ़ गया होगा। स्थानीय प्रशासन और आपदा अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने ऊंची चोटियों से पिघली हुई बर्फ और बर्फ के बड़े हिस्से टूटकर सीधे भोटे, कोशी नदी के ऊपरी हिस्से में गिरते देखा है। गर्मी या गति के कारण बर्फ के तेजी से पिघलने से नदी का बहाव अचानक से बढ़ गया होगा। हालांकि ये अभी जांच का विषय है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ होगा। एक और बड़ा कारण हो सकता है नदियों के रास्ते में भूस्खलन से रुकावट का पैदा होना, क्योंकि तिब्बत में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस कारण नदियों में रास्ते में पहाड़ का मलबा गिरने से झील का निर्माण हुआ होगा और यह झील आकार में काफी बड़ी हो चुकी होगी। मलबा गिरने से बहते ग्लेशियर के पानी को रोक दिया। एक बार जब मिट्टी और चट्टान की इन अस्थिर रुकावटों के पीछे का दबाव संरचनात्मक सीमा से ज्यादा हो जाता है तो प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाता है, जिससे नदी में नीचे की तरफ तेजी से पानी आया होगा और तबाही हुई होगी। इसके अलावा क्या हो सकता है? तिब्बत के पठार पर भारी बारिश। ऐसी भी आशंका है कि तिब्बत के पठार वाले इलाकों में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। इन इलाकों में बादल फटने की भी आशंका काफी ज्यादा होती है। हालांकि नेपाल के अधिकारियों ने तिब्बत सीमा पर भारी बारिश से इनकार कर दिया है, तो इसके चांस ना के बराबर है। लेकिन अब बात क्या वाकई में भारत पर भी तबाही हो सकती है? भारत पर क्यों तबाही के बादल हैं, इसको समझने के लिए आपको इस पूरी तस्वीर को समझना होगा। जरा अब इस तस्वीर को देखिए। जो भूस्खलन या ग्लेशियर झील फटने की बात सामने आ रही है वो ज्योरोंग के अंदर आ रही है। ज्योरोंग के अंदर से वो पूरा का पूरा पानी रसुवा गढ़ी,
स्याबुबेसी, तिमोरे होते हुए, जिनमें बीच का हिस्सा भोटे कोसी नदी और त्रिशूली नदी है, यहां तक पहुंचा होगा। अब यहां से आगे भारत की सीमा शुरू होती है और जो त्रिशूली नदी है उसका पानी आकर गंडक नदी के अंदर मिलता है और गंडक नदी का पानी बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बहता है। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है अगले 12 से 14 घंटे के अंदर पानी का जल स्तर बढ़ जाए, नदी का जल स्तर बढ़ जाए। हालांकि इसको लेकर चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, दोनों सरकारों ने अलर्ट घोषित किया है। अब जरा समझिए, नेपाल के बाद बिहार में तबाही जो आ सकती है वो कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि नेपाल से आने वाली इस फ्लैश फ्लड वेव को देखते हुए बिहार में गंडक नदी के किनारे बसे जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने नेपाल सीमा और गंडक नदी के तटवर्ती गांव में एहतियात के तौर पर कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो घबराए नहीं, लेकिन पूरी सावधानी बरतें। गंडक नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अनावश्यक रूप से नदी के पास नहीं जाने को कहा गया और किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करने और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ध्यान देने की अपील की गई है। अब जरा देखिए, नेपाल की कई प्रमुख नदियां हैं जो आगे चलकर भारत में प्रवेश करती है। जैसे हमने जिक्र किया भोटे कोशी और त्रिशूली नदी। दरअसल ये अतिरिक्त जो इनका पानी होता है वो नारायणी और फिर गंडक नदी प्रणाली से जुड़ता है। यही वजह है कि नेपाल में अचानक आई बड़ी बाढ़ के बाद बिहार के सीमावर्ती और गंडक तटवर्ती जिलों में पहले से ही तैयारी शुरू की जाती। इस समय सबसे जरूरी है कि नदी किनारे रहने वाले लोग प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें। निचले इलाकों में रहने वाले परिवार जरूरी सामान और मवेशियों की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी रखें और जल स्तर बढ़ने की स्थिति में देर किए बिना सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि प्रशासन का संदेश साफ है, घबराना नहीं है लेकिन सतर्क रहना है। अब जरा देखिए कि कितने किलोमीटर की जो गंडक नदी है वो नेपाल से बिहार तक बहती है और वो किस स्वरूप में वो तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन देखिए, नेपाल के अंदर जो ये नदी बहती है वो 35,470 स्क्वायर किलोमीटर में बहती है। बिहार के अंदर जो बेसिन है वो 4,188 स्क्वायर किलोमीटर का है। यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर 895 स्क्वायर किलोमीटर का है। नक्शे के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल से होते हुए बिहार और यूपी तक ये नदी बहती है और इसलिए यहां अलर्ट जारी किया गया है। हम भी आपसे कह रहे हैं, अगर आप गंडक नदी के आसपास हैं तो सतर्क रहना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नेपाल की सरकार को समर्थन दिया है, कहा है कि भाई आपको जो हेल्प चाहिए हम करने को तैयार हैं। उन्होंने अपील भी की है और अपील करते हुए क्या कुछ कहा है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की है और नेपाल में आई बाढ़ के कारण हुई जनहानि पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल के अपने भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल की टीमों के साथ मिलकर काम कर रही है और जो भी उनको सहायता दी जा सकती है वो भारत सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने क्या एक्स पर पोस्ट किया है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि नेपाल में आई भयानक अचानक बाढ़ को लेकर मुझे बहुत चिंता है। इस बाढ़ में भारतीय तीर्थयात्रियों समेत सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मेरी सहानुभूति उन परिवारों के साथ भी है जो अपनों की खबर मिलने का बेसब्री से इंतजार करें। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास किया जाए ताकि लापता भारतीय नागरिकों को पता लगाया जा सके और उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके। मैं इस दुखद आपदा में प्रभावित नेपाल के लोगों और सभी पीड़ितों के साथ खड़ा हूं। और देखिए, यही भारत की खूबसूरती है कि जब विपदा का वक्त होता है तो सब एक साथ होते हैं। लेकिन नेपाल में जो हुआ है वो क्या वाकई में सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, हो सकता है ऐसे हादसे भविष्य में हो और उनको रोकने के लिए हमें और ज्यादा सक्रिय और जागरूक होना होगा। अभी फिलहाल बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि वहां से कितनी बड़ी आपदा गंडक नदी के जरिए इन दो राज्यों के प्रभावित इलाकों तक पहुंच सकती है और उसे कैसे कम समय में न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हम मानकर चल रहे हैं सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।